हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा लगातार क्षत्रिय सहायक शिक्षक और सीजीटेट तीनों का कंबाइंड क्लासेस करवा रहे हैं और बाल विकास का गहन अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर 11 है। जिन लोग लगातार क्लास देख रहे होंगे, क्लास नंबर 1 से एपिसोड नंबर 10 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्लासेस चल रही है रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में जितने भी क्लासेस हैं वो सीटेट लेवल पे रहते हैं, जो आपके क्षत्रिय लेवल पे बहुत कम काम आते हैं। तो हम लोग का जो क्लास हो रहा है क्षत्रिय लेवल पे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, जो एपिसोड नंबर 10 था उसमें हम लोग ने संज्ञानात्मक विकास पे चर्चा किया, संज्ञानात्मक विकास के अर्थ को समझा और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनको लिस्ट हम लोग ने देखा था कि किसके बारे में पढ़ना है इसमें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने पहला पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पे पिछले क्लास में हम लोग एपिसोड में चर्चा किया था और स्कीमा और जो उसके 5 प्रकार हैं उन सभी पे हम लोग ने बात किया था। ठीक है, तो आज की क्लास उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास के चरण पे बात करेंगे। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये क्लासेस मेरे द्वारा पूर्णतः निःशुल्क लिया जाता है। मेरे द्वारा इसके लिए किसी प्रकार कोई फीस नहीं लिया जाता। हाँ, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स टीम जो प्रैक्टिस कराती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है चयन के लिए, उसका उन लोग टाइपिंग खर्च लेते हैं, नाम मात्र। अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए तो ये नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, 75 83 86 44 61 नंबर नोट कर लीजिएगा याद से, और व्हाट्सएप में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितना भी पढ़े, कहीं भी आप क्लास लिए होंगे, अच्छी बात है, बुक पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे छत्तीस लेवल पे, स्पेशली छत्तीसगढ़ लेवल पे जो ऐसे सहायक शिक्षक सीजीटेट में क्वेश्चन आते हैं उस लेवल पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोग भी नए होंगे यूट्यूब में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो क्लासेस हो जैसे अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए, कोई क्लास आपका छूटे ना। ठीक है, और जो भी अपडेट हो वो सारे अपडेट आपको मिलते रहे, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्लासेस होती है 9 PM में ही, तो आके देख लिया करें। चलेगा, संज्ञानात्मक विकास के चरण हम लोग देखेंगे आज, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसी का आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़े, उसके 4 चरण में उन्होंने उसको पूरा विकास को तोड़ा हुआ है। हम लोग ने देखा था कि वो अपने ही बच्चे पर प्रैक्टिकल किया, अपने बच्चे के पूरे विकास की जो प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया। अब जो अध्ययन किया उसी को उसने क्या किया, 4 प्रकार में बांट दिया है। कौन कौन से 4, पहले नाम याद कर लेते हैं। यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था, ठीक है, ये पहला अवस्था है। जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था। इस समय अवधि डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, मैं क्वेश्चन भी आपको बताते चलूँगा, आप लोग भी पढ़ते हैं वहाँ क्वेश्चन बना के पढ़िए। दूसरा है प्रतिनिध्यात्मक वृद्धि विकास की अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक बोला जाता है। फिर अगला स्थूल कार्य विकास की अवस्था, 7 से 12 वर्ष बोला जाता है। फिर है औपचारिक कार्यात्मक की अवस्था, ये 12 से 15 वर्ष तक बोला जाता है। ये 4 भागों में उन्होंने जो विकास की पूरा अध्ययन किया उसको बांटा हुआ है। इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रतिनिध्यात्मक वृद्धि विकास अवस्था 2 से 7 वर्ष, स्थूल कार्य विकास की अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक कार्यात्मक की अवस्था ये 12 से 15 वर्ष तक। तो ये चारों को सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, टेबल बना के इसी फॉर्मेट में रखिएगा। कुछ इसमें नया चीज़ आपको देख रहे होंगे तो इसी पैटर्न में मैं बता रहा हूँ, ताकि ये नया चीज़ है बोल के मैं आप बोले। आप लोग क्वेश्चन आते हैं जो आपके बुक में दिया है उसी को रट लेते हो, बाकी शब्द नया दिखते तो आपको लगता है कि नया आ गया क्वेश्चन। अब चलिए एक एक करके पूरा डिटेल्स आज चारों को कंप्लीट करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म लेते ही बालक एक नवीन वातावरण में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करता ही है। ठीक है, वहीं से तो सीखेगा, वातावरण, परिवार। ठीक, तो जन्म लेते ही बालक एक नवीन वातावरण में प्रवेश करता है जहाँ उसे किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होता। जैसे वो पैदा होकर आता है नए वातावरण में, उसको कोई अनुभव नहीं रहता, पूरा जीरो रहता है। अनुभव आते जाता है, अनुभव लेते जाता है, स्कीमा का निर्माण करते जाता है। ठीक है, तो बालक की प्रकृति, जो बालक है वो प्रकृति की वस्तुओं की सहायता से अलग अलग अपना शरीर संचालित करता है, हाथ पैर चलाता है और अपने अंदर संज्ञानात्मक विकास करता है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास हम लोग ने देखा कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं उसी के अनुभव से हम लोग संज्ञानात्मक विकास करते हैं। तो भाई वो धीरे धीरे हाथ पैर चलाएगा वातावरण में घुल मिल कर, तो उसके अनुसार उसका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास शुरू होगा।
बालक नाटकीय विकास और सीखने की अवधि से गुजरता है। वे निरंतर यह जानने का प्रयास करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। इस अवस्था में बालक के अंदर निम्नांकित विशेषताएं विकसित होती है। अब डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या जो विशेषताएं उनमें देखने को मिलती है इस एज में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बालक इस अवस्था में दुनिया कैसे काम करती है इसको जानने के लिए वो सारी एक्टिविटी करते रहता है। अब क्या क्या विशेषताएं इस एज की ध्यान से पढ़ेंगे। बालक अपने क्रियाओं और संवेदनाओं के माध्यम से संसार को जानता है। बालक में इस समय केवल दो ही चीज़ें, क्रियाएं मतलब हाथ पर चलाता है, छू छू के देखता है, ऐसे करके। दूसरा संवेदनाएं मतलब रोता है, हंसता है। तो क्रियाओं और संवेदनाओं के माध्यम से संसार को जानता है। दूसरा देखेंगे, इस अवस्था में बालक में चलना, फिरना, देखना, छूना, चखना आदि गतिविधियों से ही सीखता है। बस यही चीज़ें रहते हैं उसके पास। ठीक है, चलता है, फिरता है, देखता है, छूना, चखना, यही रहता है 0 से 2 वर्ष में। ठीक, इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व का गुण कब पाया जाता है? 0 से 2 वर्ष में, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार ये पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? 0 से 2 वर्ष में, याद रखेंगे इसको। ठीक है, वस्तु स्थायित्व से अब तात्पर्य क्या है, क्या चीज़ को बोल रहे हैं, क्या गुण है उसको समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से याद रखिएगा। वस्तु स्थायित्व बहुत बार पूछा गया है। होता क्या है ये वस्तु स्थायित्व? यदि कोई वस्तु प्रत्यक्ष में दिखाई ना दे तब भी उसका अस्तित्व होता है। बालक यह समझने में सक्षम हो जाता है कि वह भले ही इंद्रियों के माध्यम से वस्तु को सामने नहीं देख पा रहा है, किंतु उस वस्तु का अस्तित्व तब भी रहता है। इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। आपका प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं दिखेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा वस्तु स्थायित्व का गुण। चलिए अगला देखते हैं, चौथा। इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण कार्यों की पहल शुरू होती है। उद्देश्यपूर्ण कार्य भी इसी एज में शुरू होने लग जाते हैं। इस अवस्था में बालक अपने बड़ों से व्यवहार की नकल करते हैं। तो ये 5 आपके विशेषताएं हैं इस अवस्था के। 5 विशेषताओं को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो इतने ही 4 चीज़ें हैं, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। 5 एकदम रटाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिएगा दूसरा देखते हैं, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसको और क्या शब्द बोले थे याद रखिएगा। इसलिए मैं बोला था कि 2 नाम है, तो मैं दोनों नाम यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, पूर्ण संज्ञात्मक अवस्था बोल रहा है, यहाँ पे बोला था प्रतिनिधियात्मक वृद्धि विकास की अवस्था। तो दोनों नाम याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे दोनों नाम। चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ध्यान रखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने? 2 से 7 वर्ष है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक बालक विभिन्न क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था का बालक जो भी कार्य करता है उसकी सोच भी शामिल होती है। वो सोच समझ के काम करता है अपने लेवल पे। वह समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश भी करने लगता है। इस अवस्था के बच्चे क्रियाओं को करने हेतु प्रयास करते हैं, किंतु क्रिया करने में निपुण नहीं हो पाते। अब स्वाभाविक सी बात है, 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो जो भी देखता है उस क्रिया को करने की कोशिश करता है। भले वो निपुण नहीं होता, लेकिन वो क्रिया को करेगा। इसीलिए इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। पूर्व है, ध्यान रखेंगे, पूर्ण नहीं है ना, ये पूर्ण नहीं है, ध्यान रखेंगे, मिस्टेक मत करिएगा। पूर्व संक्रियात्मक, संक्रिया से पहले। ठीक है, तो पूर्व है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसकी भी विशेषताएं देख लेते हैं, 4 पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनेंगे। इस अवस्था के बालक हाव भाव, चिन्ह, संकेत, शब्द इत्यादि का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अवस्था में बालक चिन्ह, संकेत, शब्द इत्यादि का प्रयोग करने लगता है? तो 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं, इस अवस्था के बालक में प्रतीकात्मक चिंतन की क्षमता भी विकसित होती है। तो प्रतीकात्मक अवस्था की चिंतन, प्रतीकात्मक अवस्था चिंतन मतलब समझ हो ना, जो किसी सिंबल को देख के चिंतन करने लगेगा। इस अवस्था के बालक में प्रतीकात्मक चिंतन की क्षमता भी विकसित हो जाती है। वे वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। प्रतीकात्मक चिंतन किस एज में चालू होता है? तो 0 से 2 से 7 वर्ष, ध्यान रखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब प्रतीकात्मक चिंतन क्या होता है एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जो हाव भाव दर्शाते हैं। प्रतीकात्मक चिंतन से तात्पर्य कोई चित्र, हाव भाव, प्रतीकों का प्रयोग करने की क्षमता।
तो ध्यान रखेंगे प्रतीकात्मक चिंतन कोई चित्र हो गया, कोई चित्र बना दिए, जो हम लोग वो बनाते हैं ना फ्लो चार्ट, ठीक है, तो वो भी प्रतीकात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है फ्लो चार्ट। तो कोई चित्र हो गया, हाव भाव हो गया, प्रतीकों को प्रयोग करने की क्षमता हो गया, जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को मानसिक प्रक्रिया द्वारा दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं प्रतीकात्मक चिंतन। इस अवस्था के बालकों में भाषा का विकास तेजी से होता है, ध्यान रखेंगे इसको। चौथा, बालक में प्रतिवर्ती सोच विकसित नहीं होती, अर्थात बालक केवल एक ही दिशा में सोच सकता है, वह विपरीत दिशा में सोचने में असमर्थ रहता है। उदाहरण, वह 2 और 2 4 होता है, यह तो समझ सकता है, किंतु 4 में से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, यह नहीं समझ सकता। तो जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कूट में क्वेश्चन आपको देखने को आगे मिलेगा ही मिलेगा। बालक में प्रतिवर्ती सोच विकसित नहीं होता, मतलब ये तो जानेगा कि 2 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 होगा, लेकिन 4 में से 2 घटा देंगे 2 बचेगा, ऐसे करके जो तर्कपूर्ण बातें रहता है वो इसमें नहीं आता, ठीक है। ये 7 से बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो प्रतिवर्ती सोच ये आप समझ गए होंगे, जो टर्म्स है प्रतिवर्ती सोच क्या होता है, जैसे 2 और 2 4 होता है, तो ऐसे 4 में 2 घटाएंगे 2 होता है, ऐसे उल्टा नहीं सोच पाता, घूम के नहीं जाता, वो सीधा सीधा केवल एक ही दिशा में सोच पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पाँचों पॉइंट। इस अवस्था में बालक की सोच आत्म केंद्रित होती है, अर्थात बालक केवल अपनी सोच, प्रतिक्रिया, हाव भाव, दृष्टिकोण तक सीमित रहता है। आत्म केंद्रित मतलब केवल अपने सोच पे वो डिपेंड रहेगा, बाकी लोग क्या सोचते हैं, बाकी क्या बोल, उससे उसको मतलब ही नहीं रहता। इसे बोलते हैं इस अवस्था में बालक की सोच आत्म केंद्रित होती है, अर्थात बालक केवल अपनी सोच, प्रक्रिया, हाव भाव, दृष्टिकोण तक ही सीमित रहता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट नोट करेंगे। इस अवस्था का बालक अन्य बालकों के साथ मिलकर सामाजिक नाटकीय खेलों के दौरान अपने शिक्षक व माता पिता की नकल उतारने का खेल खेलता है, तो इसको भी याद रखेंगे, नकल उतारने का खेल अपने शिक्षक, अपने माता पिता का, वो 2 से 7 वर्ष के बीच में खेलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था का बालक केवल अपनी प्रतिमूर्ति निर्माण को महत्व देते हैं, मतलब मेन अपना इमेज बनाने में, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा इमेज बनाने के लिए ही काम करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो नोट्स है आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये हम लोग के द्वारा बनाया गया, कलेक्ट किया गया कंप्लीट नोट्स है, जो आपको आगामी बाद में CGPSC नोट्स के प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, लेकिन अभी निःशुल्क मिल रहा है, तो निःशुल्क फ़ायदा उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। एक बार नोट्स बना लेंगे तो आजीवन आपको बाल विकास जहाँ भी आता है आप इसको पढ़ेंगे, पर्याप्त रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा हमारे बैच में जुड़ के, तभी आपको चयन पक्का होगा, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब हम लोग बात करेंगे 7 से 11 वर्ष। पहले हम लोग क्या पढ़े, ठीक है, जो इससे पहले जब क्या पढ़े 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़े, अब 7 से 11 क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। इस आयु काल में करके सीखना की प्रवृत्ति अधिक विकसित होती है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये टर्म्स याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि करके सीखना बालक के किस अवस्था से संबंधित है, या किस अवस्था में बालक सीखता है, ऐसे घुमा कर पूछता है। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की प्रवृत्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 14 वर्ष में होती है, अर्थात बालक सहज रूप से क्रिया करता हुआ बहुत सारी गतिविधियों को सीखता है, अपना संज्ञानात्मक विकास करने का प्रयास करता है। इस अवस्था के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, बालक ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था, जो 2 से 7 वर्ष वाले पढ़े हम लोग, उसमें तर्क नहीं कर पाता, केवल एक दिशा में सोचता है, अपने सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है, वो तर्क करने लग जाता है, क्यों, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सारी चीज़ें वो करने लगता है। तो बालक ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। इस अवस्था में बालक आगमनात्मक तर्क का उपयोग करने शुरू कर देता है। अच्छा, ये इसमें ये हुआ तो इसके बाद ये होगा, तो इसमें ये होगा, मतलब आगमन और निगमन आप सभी जानते होंगे, भी यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। बाकी आप DED किए होंगे, आगमन निगमन को बहुत डिटेल से आप पढ़े होंगे। तो आगमनात्मक तर्क का प्रयोग करना शुरू करते हैं। इस अवस्था में बालक मस्तिष्क में अनेक क्रियाएं करता है, जिसके आधार पर मस्तिष्क में पूर्व में संचित सूचनाएं ज्ञानवर्धक संरचना के रूप में विकसित होती है। इसको ध्यान रखेंगे। इस अवस्था में जो बालक होता है मस्तिष्क में अनेक क्रियाएं करता है, जिसके आधार पर मस्तिष्क में पूर्व में संचित सूचनाएं ज्ञानवर्धक संरचना के रूप में विकसित होती है। आगे पॉइंट देखेंगे। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क नए अनुभवों को पुराने अनुभवों के साथ ही आकार, गुण इत्यादि के आधार पर उचित स्थान पर रख
सभी अनुभवों को सारणीबद्ध करना प्रारंभ कर देता है, जिसे सारणीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सारणीकरण की प्रक्रिया क्या होता है। तो याद रखेंगे सारणीकरण की प्रक्रिया किसको बोलते हैं। तो जो बालक है अपने पुराने जो अनुभव है उसको भी रखेगा, नया अनुभव लेगा उसको भी रखेगा, अलग अलग कैटेगराइज कर देता है, आकार के आधार पे, गुण के आधार पे एक सारणीबद्ध कर देता है, लाइन से जमा देता है, अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है, उसे बोलते हैं सारणीकरण। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट देखेंगे, बालक का मस्तिष्क विभिन्न अनुभवों को उनके गुण, प्रकृति, आकार इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों में संज्ञानात्मक संरचना में स्थान देता है। वातावरण से जब हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं तो उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है और उनमें से प्रत्येक को हमारा मस्तिष्क संज्ञानात्मक संरचना के किसी न किसी वर्ग से जोड़ता रहता है। यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, ध्यान रखेंगे इसको। इस अवस्था में बालक में अनुरूपता जैसे मानसिक प्रक्रिया पाई जाती है। अनुरूपता याद रखेंगे, अनुरूपता जिसके अंतर्गत किन दो पदार्थों में किन किन बातों में अनुरूपता है, मतलब सिमिलैरिटी का पता लगाने की कोशिश की जाती है। मस्तिष्क की यह क्रिया भी मानसिक अनुभवों को आपस में जोड़ने में सहायक होती है। मस्तिष्क अनुरूपीकरण के आधार पर पदार्थ या घटनाओं को जोड़े बनता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक संरचना को बनाए रखने में यह सहायता करती है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अनुरूपता को समझिएगा। जैसे दो पदार्थ हैं, उन दोनों पदार्थों में दिमाग मस्तिष्क से अनुरूप बनाने लगते क्या क्या इसमें सिमिलरिटीज है। ठीक है, ऐसे करके उसका अलग से सारणीबद्ध करते हैं। यदि प्रकृति, मस्तिष्क में सारणीकरण, वर्गीकरण, अनुरूपता, ये तीनों चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, और एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, समझेंगे अपने भाषा में, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा कठिन शब्द हैं ये तीनों, सारणीकरण, वर्गीकरण, अनुरूपता की क्षमता नहीं देती तो हमारे अनगिनत अनुभव अलग अलग खंडों में ही पड़े रहते। इनको ना तो संगठित किया जा सकता है और न ही उसका उपयोग किया जा सकता। इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन की क्षमता निरंतर विकसित होती रहती है और वह तार्किक चिंतन के आधार पर ही नियमों की खोज करता है। ये सारी चीज़ें, इतने सारी चीज़ें, आप 6 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। 11 वर्ष की आयु के पश्चात बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। क्या क्या विशेषता पाई जाती है? अब 11 वर्ष के बाद की हम लोग बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, तो जितने भी पॉइंट है इसको ध्यान से आप लोग चलेगा, अब एक एक करके इसको समझेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग भी नए होंगे, जितने लोग अभी क्लास देख रहे होंगे, आगे देखेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप में हमें मैसेज जरूर कर दीजिए, नंबर एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 75 83 86 44 180 GPSC हैंड रिटन नोट्स का ऑफिशियल नंबर है। इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपका नंबर जोड़ दिया जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत शानदार तरीके से। प्रैक्टिस ही एक ऐसा है जो आपको शिक्षक बनाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग कभी CE क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो केवल प्रैक्टिस की कमी है, वो भी नए क्वेश्चन के, वो भी छत्तीसगढ़ लेवल पे। आप कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी है, अपना जो पैसा वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो आप अपना डेट में जो लाखों रुपया लगा के डेट वेट किया वो वेस्ट जा रहा है। फिर 5 साल आपका एक बार में पेपर होता है, एक बार चूँकि एक मिस्टेक हुआ, 5 साल आपका बर्बाद। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये अंतिम अवसर हो, उसके बाद उन्हें 5 साल का इंतजार करने के बाद पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। इसी मैं बोल रहा हूँ, एक बार जी जान लगा के प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, रिजल्ट हम आपको देंगे। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं 11 वर्ष के बाद की क्या क्या स्थिति रहती है। इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाए रहती है, क्योंकि 7 से 11 वर्ष में ही तार्किक चिंतन करने लगता है, तो इसमें भी तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। अंतर्ज्ञान की अवस्था भी बोला जाता है इसको। क्या क्या बोलते हैं, ध्यान से रखेंगे। तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है, अंतर्ज्ञान की अवस्था भी बोला जाता है। समस्या समाधान की क्षमता इसमें विकसित हो जाती है। वास्तविक और अवास्तविक अनुभवों में अंतर समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये बहुत सारे जो क्षमताएं हम लोग पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे ना। एक बार फिर से सुनिए, तार्किक चिंतन की क्षमता, अंतर्ज्ञान की अवस्था, समस्या समाधान की क्षमता, वास्तविक और अवास्तविक अनुभवों में अंतर करने की क्षमता, समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस अवस्था में बालक में प्रोपोर्शनल थिंकिंग विकसित होती है। क्या होता है इसको समझेंगे, जिससे वह किसी भी घटना के बारे में या अनुमान लगाने में सक्षम होता है कि वह किसी कारण से क्या कार्य होगा या नहीं होगा, अनुमान लगाता है। ठीक है,
प्रपोजिशनल मतलब इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, अनुपातिक बोलते हैं इसको, अनुपात लगाना, अनुमान लगाना, उसका परिणाम क्या होगा, अर्थात कार्य कारण संबंधों को समझने की प्रक्रिया बालक में विकसित होती है। यहाँ से क्वेश्चन बने, ये शब्द को उठाया है, कार्य कारण संबंध, ठीक है। कार्य कारण संबंधित जो क्षमता है बच्चे में कब विकसित होता है? 11 वर्ष के बाद, याद रखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कार्य कारण संबंधित क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे तादात्मीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द याद रखेंगे, पूछा गया, आगे पूछा भी जाएगा। तादात्मीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्य कारण संबंध किसे कहते हैं, तो भी ये याद रखना पड़ेगा कि औपचारिक अवस्था 11 से जो आगे रहते हैं उसमें विकसित होते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने में सक्षम होता है कि वह कौन सा कार्य किया जाए जिससे पूर्व में वर्णित कार्यों के परिणामों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। वह यह भी जानने में सक्षम होता है कि यदि पूर्व के परिणामों में परिवर्तन किया जाए तो उससे कुछ हानि संभव हो सकती है, अतः वह उस हानि को रोकने या टालने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को निषेधीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये आपको समझना होगा, निषेधीकरण की प्रक्रिया क्या है। ध्यान से सुनिए एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने में सक्षम हो जाता है कि कौन सा कार्य किया जाए जिससे जो पूर्व में वर्णित कार्य के परिणाम में अपेक्षा की परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। ऐसा क्या काम करें जो पूर्व में जो काम किया उससे जो रिजल्ट मिला उसको चेंज किया जा सके। वह यह भी जानने में सक्षम होता है कि यदि पूर्व के परिणामों में परिवर्तन किया जाए तो इससे कुछ हानि भी हो सकता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, जो पहला परिणाम मिला उसको हम लोग बदलना चाहेंगे तो कुछ हानि भी हो सकता है, और या उस हानि को रोकने के लिए हम लोग जो प्रयास करेंगे उसी प्रयास को बोलते हैं निषेधीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, तदात्मीकरण एवं निषेधीकरण की प्रक्रियाओं को कर लेने के बाद व्यक्ति संज्ञानात्मक क्षमता की दृष्टि से इतना विकसित हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार की हानि वाली स्थिति पैदा न हो यह निर्णय ले सकता है। यह क्षमता उसके पूर्व अनुभवों से उसे प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया पारस्परिक संबंधता कहलाती है। व्यक्ति प्राप्त अनुभव के आधार पर यह सीख जाता है कि यदि किसी चीज या किसी एक चीज में परिवर्तन किया जाता है तो उसी अनुपात में दूसरे में भी परिवर्तन होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी एक चीज़ में परिवर्तन करते हैं, अगर आप आज मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो कल आपका रिजल्ट जरूर सुधरेगा। जिस अनुपात में आप मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना आप आज प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर होगा। जिस अनुपात में प्रैक्टिस करेंगे उसी अनुपात में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं सभी बैच से जुड़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई फीस नहीं है, बस टाइपिंग का नाम मात्र की शुल्क है जो एक बार आपको देना है, पूरे अनलिमिटेड। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम आपके ठेका लेके कराते हैं कि आपको रिजल्ट हमारे यहाँ हिसाब मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अर्थात तथ्य या वस्तु के बीच आपस में संबंध होता है जो एक दूसरे की उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। यह क्रिया संबंधबद्ध रूपांतरण कहलाती है। सीजीटेट का भी बैच शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में आपको इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगा। सीजीटेट 2025 जो 2 फरवरी को है, इसके लिए सेपरेट अलग से हम लोग बैच अभी निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस बैच। 1-2 दिन में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। चलेगा। अब हम लोग ने पढ़ लिया पूरा संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़े, फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास देखे, फिर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को पूरा अध्ययन किया अपने बच्चे पे। उसने क्या किया था कि 4 भागों में उसको बांटा। चारों भागों को हम लोग ने देख लिया, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष के बाद, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शैक्षिक महत्व क्या है, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इससे टीचर को क्या बेनिफिट होगा, शैक्षिक महत्व क्या होगा। ये सारी चीज़ आपके बुक में नहीं दिया रहता। आप पढ़ रहे होंगे, अरियन पढ़ रहे हैं, प्रबोध पढ़ रहे होंगे, जो भी आपके मार्केट में उपलब्ध हो बुक, आप बुक को एक बार एनालिसिस कीजिए। क्या ये सारी चीज़ें अगर आपके बुक में है तो आपके बुक परफेक्ट है। अगर ये सारी चीज़ों को स्किप कर दिया गया है तो आपको फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। आपको नई चीज़ें देखने को मिलेगी और जो नई चीज़ें हैं वो आपके बुक में नहीं रहता, वही चीज़ें। चलेगा। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। पियाजे के अनुसार प्रत्येक बालक विकास की समान अवस्थाओं से गुजरता है, किंतु इन अवस्थाओं में उसका विकास उसकी अपनी विशिष्टता पर निर्भर करता है। ध्यान से इसको समझेंगे। कोई बच्चा, मतलब ये एक व्यक्तिगत विभिन्नता, एक शब्द में बोले कि हर बच्चा अपने अपने में यूनिक होता है, सबके में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। सभी बच्चों को आप सामान लेके नहीं पढ़ा सकते, सभी को सभी बच्चों को जो योग्यता है उसको ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए। यही चीज़ें हमको इससे सीखने को मिलेगी। कोई बच्चा कुछ क्रियाओं को बहुत शीघ्रता से सीख लेता है तो कोई बालक क्रियाओं को समझने में देर करता है।
इसीलिए बालकों की विशिष्टता का ध्यान रखते हुए प्रत्येक शिक्षक को अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बालक को पढ़ाने व समझाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो कमज़ोर बच्चा है उसके लिए अलग गतिविधि तय करना चाहिए, जो होशियार बच्चा है उसके लिए अलग गतिविधि तय करना चाहिए। ये चीज़ें हमको सीखना है यहाँ से, ठीक है। प्रयास कक्षा में करते रहना चाहिए। साथ ही बालक के ज्ञान का मूल्यांकन उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाए, किन्हीं अन्य बालकों से तुलना ना किया जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एक टीचर बनने वाले हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। आप चयन होकर जाएंगे तो क्लास में आपको होशियार बच्चे से, जो गधे बच्चे रहते हैं, बोलते हैं गधे तो कोई नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग एक नाम दे देते हैं गधे बच्चे, जो लेट से सीखते हैं, उनकी तुलना कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा देखते हैं करके सीखना। आप सभी ने पढ़ा है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे में पाए जाते हैं। पियाजे के अनुसार बालक को स्वयं कार्य करते हुए सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। ऐसे ऐसे उनको अवसर उपलब्ध कराना चाहिए कि बच्चा खुद गतिविधि करे और खुद सीखे। शिक्षक कक्षा में ऐसी गतिविधियों का आयोजन करे जो बालक में जिज्ञासा विकसित करे, ठीक है, उनमें खुद सीखने की, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे उनमें मन में क्वेश्चन आए और वो स्वयं उस कार्य को पूरा करने में, सीखने में कामयाब हो सके, ठीक है। तीसरा, उचित समय व वातावरण। बालक को शिक्षा देने व सीखने हेतु शिक्षक को सही समय वातावरण का चुनाव करना आवश्यक है, क्योंकि यदि बालक सीखने हेतु स्वयं तत्पर नहीं होगा तब तक वह कार्य को नहीं सीख पाएगा। शिक्षक बालक पर ज्ञान को थोपे नहीं, वरन सहज वातावरण में उसे ज्ञान सीखने हेतु वातावरण प्रदान करें। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बालक को शिक्षा देने अथवा सिखाने हेतु शिक्षक को सही समय और वातावरण का चुनाव करना आवश्यक है। यदि बालक सीखने हेतु स्वयं तत्पर नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। बच्चा जब खुद से स्वयं उस सीखने के लिए जिज्ञासा व्यक्त करेगा और अपना जो खुद का आत्म केंद्रित जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाएगा, तभी जाकर वो सीखेगा। तो उसको ध्यान रखना है, हमको उचित समय और उचित वातावरण का विशेष ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक मद हम लोग ने देखे। क्यों हम लोग पढ़ते हैं, आपको अभी तक क्वेश्चन आना चाहिए था, हम लोग पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, टीचर बच्चे सिलेबस में क्यों रखा गया है। तो इससे इसीलिए रखा है। इन 3 पॉइंट हम लोग इससे सीखेंगे। क्या सीखे हम लोग, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, उसके आधार पर हमको पढ़ाना है, करके सीखने का अवसर बच्चों को देना है और उचित समय और वातावरण देना है। ये तीनों चीज़ों के हम लोग को आज तक प्याजे करके पढ़ना पड़ता है। यही चीज़ें अगर जब आप समझने लगेंगे कि हमको ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब आपका चयन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने एक मनोवैज्ञानिक कंप्लीट कर लिया प्याजे का। अगला हम लोग आगे देखेंगे जो भी मनोवैज्ञानिक होगा, ठीक है। कल फिर क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास बस इतना ही। कोशिश करो मैं क्लास को जितना जल्दी कंप्लीट कराने का, ठीक है। और इस हफ्ते का टाइम टेबल आपको नहीं मिल पाया था, संडे को टाइम टेबल नया मिल जाएगा। मंडे से फिर से आपके जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट चलते रहेंगे, तो परेशान नहीं होना है, इंतज़ार करना है, धैर्य रख के पढ़ाई करना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स जरूर बना लीजिए। मैं बार बोल रहा हूँ 1 से 10 तक आपके पास नोट्स हो जाने चाहिए। जो नोट्स बना रहा होगा वो ईमानदारी से अपना चयन पक्का कर रहा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं यूट्यूब में देख रहे हैं तो आज आप जी जुड़िए। आप जिस भी दिन ये क्लास देखना चाहे 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी, तो भी आप जुड़िए, क्योंकि आप जिस भी दिन जुड़ेंगे उसी दिन से लेकर आपका जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए आपको पूरी कंप्लीट तैयारी रहता है। तो 75 83 86 44 61। मैं ये भी चीज़ बोला हूँ, आप कहीं से भी क्लास, कोचिंग, वीडियो लेक्चर लिए होंगे तो ठीक है, उसके साथ आप हमारा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।